एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है जब हम टूरिज्म और सफाई की बात करते हैं उदयपुर में, जो है मार्बल स्लरीज एंड मार्बल इंडस्ट्रीज और हब और इंडस्ट्रीज की वजह से जो वेस्टेज निकलता है वो एक्चुअली प्रोसेस कहाँ होता है एंड जिस स्केल्स पे ये इंडस्ट्री वर्क करती हैं उसके बाद वो कम्युनिटी को या सोसाइटी को वापस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में T Tier 1 सिटीज में वहाँ पे क्लाइमेट चेंज, टेरी जो अपना इंस्टीट्यूट है वहाँ पे G20 समिट और इन पे क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें हो रही हैं और कैसे हमें उसको आगे लेकर जाना है। बट सिटीज लाइक उदयपुर जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं इतनी बड़ी बड़ी, उस पर ये जो वेस्टेज निकलता है उसका कोई सही डंप यार्ड नहीं है या फिर उसका कोई सही प्रोसेसिंग नहीं होती है। देखिए, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवरेज ट्रीटमेंट STPs जिसको अपन कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा एक जगह पर, उसको और जगह जगह पर लगाना चाहिए। आपने मार्बल इंडस्ट्री का उल्लेख किया। एक ज़माना था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्बल मंडी सुकेर और अम्बेरी हुआ करती थी। आज क्या हालत है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ इंडस्ट्री में, आज आर्टिफिशियल मार्बल बनते हैं जी। तो जो इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी जो चाहिए थी वो यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने वो हैंड होल्डिंग करी नहीं। दूसरी बात, जितनी भी माइनिंग जोन है उदयपुर के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में, आपको दुनिया के जो मेजर मिनरल्स है वो मिल जाएंगे जी। तो कितने नए एक्सप्लोरेशन हुए पिछले 20 साल में? कितने नए हब्स मिले? क्यों नहीं मिले? क्यों ऐसा हुआ कि सारे हब, भले वो जिंक हो सिल्वर हो, आपको जान के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान जिंक अकेला 700 टन सिल्वर पर ईयर प्रोड्यूस करता है। 700 टन सिल्वर। और हम क्या एक SEZ नहीं बना सकते जिसमें सिल्वर का जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए? एक आपको और जान के ताज्जुब होगा कि हमारी एक लोक कला है काष्ठ कला, जिसमें लकड़ी के ऊपर पूरी रामायण चित्रित कर दी जाती है और वो इतना सा होता है बॉक्स, उसको इतना खोलते हैं तो इतना लंबा हो जाता है। उस काष्ठ कला को क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे? क्यों हम हैंडीक्राफ्ट्स का SEZ नहीं बना पाए उदयपुर में? तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करना है। माइनिंग को बढ़ावा देना पर विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी, नए ओर्स के एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना है। प्राइवेट सेक्टर किस तरह एक्सप्लोरेशन में भागीदार बने उसके लिए पॉलिसीज बनानी है और मार्बल इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करनी है, क्योंकि मार्बल इंडस्ट्री, हमारा शहर मार्बल इंडस्ट्री का देश का हब था। सुकेर से लेके अम्बेरी तक एक मार्बल मंडी थी, वो दिन ब दिन उसका शेयर पाई में कम होता जा रहा है। उसको वापस रिस्टोर करना है और वो पॉसिबल है अगर एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, माइनिंग विथ नेचर, माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर्स को एक्सप्लोरेशन में बढ़ावा देकर ये सब चीजें करना संभव है। और ध्यान रहे, ये जैसे ही होगा तो उसका सबसे पहला फायदा लोकल यंग यूथ को मिलेगा, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ उस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि टूरिज्म एक पिलर है शहर की अर्थव्यवस्था का। दूसरा पिलर है माइनिंग, जिसमें मार्बल भी आ गया, जिंक भी आ गया, रॉक फॉस्फेट भी आ गया, और भी जो मिनरल्स है आसपास वो सारी चीज़ें आ गई। तो इन दोनों पिलर्स को अगर हम स्ट्रेंथन कर दें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ना केवल उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के अनएम्प्लॉयड यूथ को हम रोजगार उदयपुर में दिलवा सकते हैं। इतना जबरदस्त पोटेंशियल है हमारे पास। सर, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी और उसी पे मेरा अगला सवाल है कि अनडाउटेडली उदयपुर एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, तरह तरह के कोर्सेज और कॉलेजेस लॉन्च हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो वो यूथ एजुकेट होता है उसके बाद वो यूथ बाहर जाता है बड़े शहरों में नौकरियां ढूंढने, और जो यूथ यहाँ रह जाता है वो रिलीजियस पॉलिटिक्स, या जैसे कि मैं बोलूँगी सनातन धर्म पे जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी तरफ चला जाता है। और उसकी वजह से शहर में भी बहुत ज्यादा इंडिसेंसी हो जाती है और माइंड्स ऑफ द यूथ आर अफेक्टेड वेरी बैडली। तो सरकार
उस चीज को कैसे स्ट्रीमलाइन करे, ऐसे कौन से योजनाएं बनाए, ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ताकि यूथ का जो अटेंशन है और जो प्राइम टाइम है उनकी एज का, वो वापस डिसिप्लिन में आए और वो रिलीजियस पॉलिटिक्स को छोड़ के करियर की तरफ, करियर ओरिएंटेशन उनका और स्ट्रॉन्गर और बेटर बने। देखिए, पिछले 100-150 साल में मेरे हिसाब से, और मेरे को लगता है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पिछले 150 साल में सबसे बड़े सनातनी महात्मा गांधी जी हुए, जिन्होंने प्रैक्टिस किया धर्म को, सिर्फ प्रीच ही नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ को सनातन धर्म की सभ्यता के अनुसार जिया, सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स के अनुसार जिया। और सनातन धर्म क्या है? व्हाट इज सनातन धर्म? मैं अगर 3 पॉइंट बोलूं तो वही सनातन धर्म है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों पे बराबर आदर, वसुदेव कुटुंबकम, और तीसरा, जिस धर्म में जो चीज अच्छी हो उसको एक्सेप्ट करो। सनातन धर्म की कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में, और मैं आपके माध्यम से जो भी कोई दूसरे पार्टी या आइडियोलॉजी के लोग ये आपका शो देख रहे होंगे उनको कहता हूँ कि सनातन धर्म के किसी टेक्स्ट में दूसरे धर्म को गाली देना नहीं लिखा हुआ है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं लिखा हुआ है। सनातन धर्म वेदों उपनिषदों के आधार पे चलता है, और वेद कहते हैं कि जिस धर्म में जो चीज हो अच्छी हो उसको एक्सेप्ट करो, वही सनातनी है। और मैं आपके शो पे प्राउडली कहता हूं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातनी हूं, और मैं सनातन धर्म पे किसी से भी डिस्कस कर सकता हूं। पर जब आप रोजगार नहीं दे पाते, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप डिबेट्स को देश के जो मुख्य इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट करने की पॉलिसी अपना लेते हो। इसको मैं कहता हूं 3D पॉलिसी। डाइवर्ट, या तो आपको कोई सवाल मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बोलो इसका नाम बताओ सर पहले, इसको कहते हैं डाइवर्जन। दूसरा है डिस्ट्रैक्ट, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बोलो सर टाइम क्या हुआ है। तीसरा है डिस्टॉर्ट, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बोलो कुछ भी हो सकता है सर। सो ये डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन की जो पॉलिसी है उससे देश उब चुका है। युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, शहर अपने विकास और डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं वो महंगाई से मुक्ति की बात सोच रहे हैं, जो समाज के दलित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो अपने ऊपर बढ़ रही एट्रोसिटीज को कैसे कम किया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3D पॉलिसी की जगह हमें दूसरी 3D पॉलिसी चाहिए, जिसमें हम चीज़ों पे सही मुद्दों पर डिबेट करें, सही मुद्दों पे डायलॉग हो आपस में, और सही मुद्दे पे हमारा एसेंस निकल के आए और जिस पे हम काम करें। तो इसकी ज़रूरत है। सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव पर टिका हुआ है साथियों। और मैं गर्व से पुनः आपके शो में दूसरी बार दोहरा रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ। जी सर, जैसा एक कहावत है कि आप झूठ को इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलो कि लोग उसको सच मान लें, वैसे ही हम देख रहे हैं कि यूथ में या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब उस ऐसी गलत चीज को इतना चिल्ला चिल्ला के बताया गया है कि जो यूथ है या जो मेरा आपसे एक सवाल है जी, महात्मा गांधी को गाली देने वाले सनातनी हो सकते हैं? नहीं। कौन गाली दे रहा है? एमपीज किस पार्टी के हैं वो? किस आइडियोलॉजी के हैं वो? नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले सनातनी हो सकते हैं? गांधी की जिन्होंने हत्या करी वो सनातनी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। आज भी हमारे देश का मुख्य विचार अहिंसा का विचार है। हमारे देश का मुख्य विचार जो हमने पूरी दुनिया को दिया वो सबको साथ लेकर चलने का विचार है। आज भी हमारे देश का मुख्य विचार हमारी गंगा जमनी तहजीब है, वो विचार है। आज भी हमारे देश का मुख्य विचार मैं दिवाली पर मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रीट करूं और ईद पर वो मुझे ग्रीट करे,
यही हमारा विचार है, यही हमारी सभ्यता है, इसी को लेकर हम यहाँ तक आए हैं और इसी को लेकर हम अगले लेवल तक जाएंगे। एक 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 हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पे ही डेवलपमेंट और समृद्धि होती है, जहाँ कुमति होती है वहाँ पर सब विनाश होता है। देश में सुमति होगी तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, रोजगार भी सबको मिलेगा, खुशहाली भी बढ़ेगी, हैप्पीनेस भी होगी। जहाँ कुमति होगी वहाँ पे अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जहाँ दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी वहाँ नहीं आती। जहाँ पे प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना होती है, माता लक्ष्मी का कृपा उन्हीं घरों पर, उन्हीं समाजों पर, उन्हीं प्रदेशों पर, उन्हीं देशों पर होती है जहाँ पर सुमति होती है। कुमति जहाँ पे लड़ाई झगड़े, झिकाल जिसको अपन कहते हैं, वो होती है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होता है। सर, हमें हमारे समाज में सुमति चाहिए, कुमति नहीं। पर सर बेसिक जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है कि जैसे मैंने पहले बोला कि इतना बार वो चीज चिल्ला चिल्ला के बताई गई है कि सुमति कुमति बहुत सब्जेक्टिव हो गया है। महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बार बार चिल्लाने वाले जितने भी लोग हैं उससे वो गांधी के व्यक्तित्व को और विशाल करते हैं, गांधी की फिलॉसफी को और विशाल करते हैं। आपको लगता है इतने वर्ष बाद भी क्या कोई भी व्यक्ति ऑन एन एवरेज, और 99%, 98% लोग देश के क्या गांधी के खिलाफ अपशब्द सुन सकते हैं? क्या गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर जो लोग कर रहे हैं वही सनातन धर्म का सवाल उठाते हैं, वही लोग सनातन धर्म की राजनीति करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति का देश में कोई स्थान नहीं है। देयर शुड बी ए रिलीजन ऑफ पॉलिटिक्स बट देयर शुड बी नो स्पेस फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। एक स्तर होना चाहिए बातों का। और मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूँ कि अपने डेवलपमेंट के एजेंडा पर, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने डेवलपमेंट के एजेंडा पर लोगों के सामने जा रहे हैं कि हमने इस प्रदेश को देश का नंबर 2 सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीडीपी राजस्थान की है देश में 11.04%, और जो नंबर 1 राज्य है उसकी 11.4% है, हमारी 11.04% है। तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी के स्तर में नंबर 2 स्थान रखते हैं। ऐसा तो कुछ काम किया होगा जो भी बढ़ रहे हैं ना, और राज्य नहीं कर पा रहे ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव, सनातनी परंपरा, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमनी तहजीब से, भाईचारे से जब शासन व्यवस्था चली तो ये रिजल्ट आया। और जब जिन राज्यों में नहीं चल रही है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। सर एक और इम्पोर्टेंट मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि उदयपुर में काफी बार ये हुआ कि रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, इनको हम देर तक खोलेंगे, पर उसके बावजूद 10 साढ़े 10 बजे तक वापस जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नेंस होती है, वो आके उसको बंद करा देती है, ये कह के कि नहीं अब इसकी इतनी जरूरत नहीं है। बट उसी की वजह से, क्योंकि रात में लोकल बाहर नहीं निकल रहा, तो रात की सेफ्टी कम हो गई है क्योंकि सड़कों पे लोग नहीं है। यूथ, उदयपुर का जो यूथ है वो उदयपुर से बाहर ये कहकर जा रहा है कि उदयपुर में नाइट टूरिज्म नहीं है, क्योंकि रात में ना कोई फूड जॉइंट्स है, रात में ना कोई ऐसी एंटरटेनमेंट यूनिट्स खुली होती हैं जहाँ पे यूथ या फिर फैमिलीज जा सके। नहीं, इसमें केवल यूथ ही नहीं, मान लो मुझे रात में 10 साढ़े 10 बजे जगदीश मंदिर जाना है, सायंकालीन जो आरती है उसमें शरीक होना है, नीमच माता मंदिर, अम्बा माता मंदिर जाना है, कालका माता मंदिर जाना है, तो इसमें सिर्फ आप यूथ टूरिज्म को या जो हम कहते हैं एडवेंचर टूरिज्म को ही मत जोड़िए जी। ये डिवोशनल टूरिज्म भी है जी, क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न है। तो नाइट टूरिज्म का मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, जो नाइट में मूवमेंट होना चाहिए, पर
उससे पहले ये स्टार्ट जब ही होना चाहिए जब एडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट हो जाए, जहाँ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज हो, फ्री फ्लो ऑफ पीपल हो, ऐसी व्यवस्था हमारे को रात में करनी पड़ेगी अगर हमें टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। और अगर आपकी सोच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है तो कोई भी टूरिज्म नहीं करेंगे वो लोग। तो जो रात्रि के जो फूड कोर्ट्स हो या जाइंट्स हो या रिलीजियस प्लेसेस के जो टूरिज्म हो, जैसे मैं सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ कि डिवोशनल टूरिज्म अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। जगदीश मंदिर हो, नीमच माता मंदिर हो, कालका जी माता जी का मंदिर हो, अम्बा माता का मंदिर हो, ये सारे नीलकंठ महादेव हो, महाकाल जी का मंदिर हो, ये सारे डिवोशनल टूरिज्म में होने चाहिए। और टूरिज्म वहीं प्रॉस्पर करता है जहाँ एडिक्वेट सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, वहाँ होती है। और सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, टूरिस्ट को महसूस भी होना चाहिए कि आई एम सेफ, देयर इज नो प्रॉब्लम टू मी, देन ओनली टूरिस्ट विल फ्लो इन द नाइट। तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एंड आई थिंक वो तभी होगा जब एक बार लोकल लोग उस चीज से ज्यादा अवगत हैं और वो उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, Correct. तब वो टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सर अंत में मैं बस एक पूछना चाहूंगी कि स्पेसिफिकली कांग्रेस जिसने उदयपुर में IIM लेकर आए, जो जैसे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। जैसा आपने बताया कि कांग्रेस ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ सेक्टर में, जैसे अभी करंट CM ने इतना सारा काम किया, इतना अच्छा और प्रोग्रेसिव काम करने के बावजूद कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाता है, या तो ये कह के कि दे आर माइनॉरिटीज, जस्ट माइनॉरिटी सपोर्टर्स, या फिर उतना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं आता और जो इतने अच्छे काम है वो उस चीज को ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं आज तक। देखिए, आपके शो पे बैठ के मैं कह रहा हूँ सर्वधर्म समभाव, आपके शो पे बैठ के मैंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, आपके शो पे बैठ के मैंने कहा गंगा जमनी तहजीब, और आपके शो पे बैठ के मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ। अब इसके बाद भी किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आए तो बात अलग है। रही बात आपने कहा राज्य सरकार, मैं आपसे पूछता हूँ, देश में हु इज द फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम? अशोक गहलोत साहब। हु इज द फादर ऑफ चिरंजीवी द हेल्थ एक्ट? किसने बनाया देश में पहली बार? अशोक गहलोत साहब। किसने पहली बार अर्बन नरेगा की बात करी जिसमें उदयपुर के लोगों को फायदा हुआ? अशोक गहलोत साहब। किसने पहली बार 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी? अशोक गहलोत साहब। किस राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है BPL परिवारों को? राजस्थान में किसने शुरुआत की? अशोक गहलोत साहब की सरकार ने। मैं आपको लिस्ट बताऊं तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम अपन को इसी पे करना पड़ेगा, और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि पुराने सारे कस्टम्स को तोड़ते हुए पिछली बार से ज्यादा बड़े बहुमत से 2023 दिसंबर में कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी, क्योंकि ये जो यंग लोग हैं, ये यूथ हैं जिनको गुमराह किया गया, जिनको गलत राह पकड़ाई गई, वो अब सही मुद्दों की राजनीति करने लग गए। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग आ गया, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का युग खत्म हो गया। देयर इज नो स्पेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। और जहां रही बात परफॉर्मेंस की, मैंने आपको कुछ मुद्दे ऐसे बताए। कोरोना मॉडल में, कोरोना के दौरान देश में सबसे सफल मैनेजमेंट किस राज्य ने किया? राजस्थान ने। मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री ने कहा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए बोला कि गुजरात गवर्नमेंट इज लाइक ए सिंकिंग शिप ऑफ टाइटैनिक ड्यूरिंग कोरोना। और हमारे राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगर देश में कहीं कोरोना मैनेजमेंट हुआ है सफलता से, अच्छे से, तो वह राजस्थान में हुआ है। कई मॉडल बने, कई शहरों के नाम से कोरोना के मॉडल बने मैनेजमेंट के। तो ये सारी चीजें राजस्थान के लोग याद रखे रहे। उनको पता है कि
लाखों रुपए के जो बाईपास स्टंट लगने थे, डायलिसिस होनी थी, आज मुफ्त हो रही है बिना कोई प्रॉब्लम के। उस लोगों को पता है कि मोदी जी ने 1150 रुपए तक सिलेंडर के भाव कर दिए थे, पर आज 500 रुपए में सिलेंडर उनके घर पे मिल रहा है। अभी 1150 से 200 रुपए कम किए हैं उन्होंने, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं वो कम करते हैं। जैसे ही चुनाव, जिस दिन पोलिंग हो जाएगी उसके दिन आज रात 12 बजे से, और ये इतना खतरनाक वाक्य है, जब भी मोदी जी टीवी पर आज रात 12 बजे बोलते हैं, देश की 12 बज जाती है। तो आई थिंक सर हमने ऐसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी जो यूथ के लिए, लोकल्स के लिए और टूरिस्ट स्पेसिफिकली इन उदयपुर इन जनरल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे टाइम निकाला, एंड वी आर श्योर कि नॉट जस्ट कांग्रेस बट इवन उदयपुर will have a better representation in future. Thank you. And to everybody who is watching this, let us know how you like the podcast. आपके कोई भी comments हो, कोई भी questions हो, please drop into the comment section and like, share and subscribe and keep watching Udaipur Gazette. Thank you.